सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन बच्चों? समास प्रकरण का। समास जो शब्द है यह सम उपसर्ग, क्या बच्चों? सम उपसर्ग और आस धातु, कौन सी धातु है? आस धातु और गय प्रत्यय, गय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। बच्चों अब बात करते हैं गय प्रत्यय। गय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अशेष रहता है। ठीक है, गय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो किस अर्थ में होता है ये? भाव अर्थ में। किस अर्थ में बच्चों? भाव अर्थ में होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर संधि विधायक सूत्र की बात करते हैं तो तत्र माने जहाँ सम सनम समास है। सम सनम समास है। कहने का तात्पर्य है जहां संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, समास संक्षेपीकरण का मतलब होता है मिलना। ठीक है, छोटा रूप। ठीक है, तो कह सकते हैं समास किसे कहते हैं? जिसका संक्षेपीकरण, ठीक है, होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, एक बात तो यह है। और दूसरा किसे कहते हैं? विभक्ति रहित। किसे बच्चों? विभक्ति रहित। ध्यान दीजिए, विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो यह समास है आपका। और ये ध्यान दीजिए, समास किस में होता है बच्चों? शब्दों में। समास किस में होता है? शब्दों में। ठीक है, संधि किस में होती है? वर्णों में। तो दो शब्दों के मेल से, विभक्ति रहित दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। तो समास में सबसे मेन बात है कि विभक्ति रहित होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? विभक्ति रहित होना चाहिए, उसमें विभक्ति का लोप होना चाहिए, वही समास है। अगर विभक्ति का लोप हो गया तो आपका संक्षिप्तीकरण हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समास का बिंदु था। अब बात करते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार बच्चों, मुख्य रूप से समास जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के समास होते हैं। कितने समास होते हैं? 4 समास होते हैं, जिसमें आज हम पहला समास अविभाज्य समास का अध्ययन करेंगे। पहला है अविभाज्य समास। ठीक है, दूसरा समास आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो है बच्चों क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा? द्विगु समास। दूसरा आपका द्विगु समास है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला समास, तो कौन सा है आपका? द्वंद्व। चौथा समास की बात करते हैं तो कौन सा है? बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए
मुख्य रूप से समास, क्या पूछा जाए, मुख्य रूप से समास, तो कितने होते हैं, मुख्य रूप से तो समास आपके 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल समास कितने होते हैं, क्या बच्चों, कुल समास, तो कुल समास कितने होते हैं, कुल समास कितने होते हैं, कुल समास आपके 6 होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके समास 4 हैं और कुल समास 6 हैं। अब ध्यान दीजिए, अव्ययभाव समास के अंतर्गत पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा है ना, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इन सब का अध्ययन हम अभी करेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है और द्विगु समास में संख्यावाची होता है। बच्चों, ये तो रहा हमारा एक समास का परिचय। अब हम आज अध्ययन करेंगे अव्ययभाव समास। कौन सा समास बच्चों, अव्ययभाव समास। तब हम अव्ययभाव समास के विषय में अध्ययन करते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का बिंदु है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसमें भी आप ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास, तो बच्चों अ प्लस वय प्लस भाव, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इनका अगर अर्थ आपको आता है तो अव्ययी भाव समास को आप आसानी से पहचान जाएंगे। अ का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। वह होता है खर्च, है ना। भाव होता है प्रकट, मतलब जिसमें खर्च नहीं होने का भाव प्रकट हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जिसमें किसी प्रकार का व्यय होने का, खर्च होने का भाव प्रकट नहीं होता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बच्चों, अव्ययी भाव समास की हम कुछ पहचान भी देखते हैं। पहली बात चर्चा करते हैं तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय उपसर्ग, अव्यय उपसर्ग होता है। ठीक है, होता है। तथा उत्तर पद, उत्तर पद कौन सा, बाद वाला। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा, उत्तर पद संज्ञा होता है। अगर हम इसको पहचानेंगे तो पूर्व पद में हम अव्यय उपसर्ग देखेंगे और उत्तर पद के अंतर्गत संज्ञा देखेंगे। ठीक है, समास आपको ध्यान में है, विभक्ति रहित पदों के मेल को हम समास कहते हैं, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अगर समस्त पद है, समस्त पद है आपका, तो समस्त पद क्या होगा, नपुंसकलिंग में होगा। ठीक है, समस्त पद किसमें होता है बच्चों, नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, समस्त पद आपका नपुंसकलिंग में होगा, नपुंसकलिंग में होगा। अब इसके साथ साथ एक बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या रखना है, समस्त पद में दीर्घ स्वर आने पर
समस्त पद में दीर्घ स्वर आने पर क्या हो जाता है? ह्रस्व ह्रस्व स्वर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। अब अगला बिंदु आप एक बात का ध्यान रखना कि जो आपके नदी शब्द हैं, ठीक है, नदी शब्द कोई से भी है, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, कोई सी भी नदी शब्द है, नदी आपके अगर आ जाती है तो वहां पर आपका अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, चाहे वो संख्या में क्यों ना हो, चाहे वो संख्या में ही क्या ना हो। अब देखिए, अब कैसे आपका दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर होता है। जैसे कि हमने लिखा पंच नदी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नदी में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन समस्त पद में हमने क्या लिख दिया? पंच नदी है, नदी। ठीक है, तो हमारा स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर नदी शब्द है, ठीक है, नदी है आपके, और उसमें अगर कोई संख्या है तो वो आपका कौन सा समास? द्विगु समास ना होकर के वो आपके अव्ययभाव समास ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरणों की, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उन सब का आज हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम आपका एक बार हम इसको मिटा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं उदाहरणों की। आप निश्चित रूप से उदाहरण समझने के उपरांत आसानी से अव्ययभाव समास के उदाहरणों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं अव्यय पदम। ठीक है, अव्यय पद है, उपसर्ग है, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। अगला है अवश्यार्थम। अव्यय का अर्थ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विग्रह। विग्रह के बाद में पढ़ेंगे समस्त पद। समस्त पद। ठीक है, अब बच्चों कौन कौन से आपके उपसर्ग हैं वो देखिए। पहला उपसर्ग है आपका अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधि का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, अब यह आपकी किस अर्थ में होता है? सप्तमी जो विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति बच्चों? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति अर्थ है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। अब हम इसका विग्रह करेंगे। अधि तो उपसर्ग है, लेकिन हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे कि हमारा समस्त पद है अधिहरि। कौन सा है? अधिहरि। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था कि समस्त पद में दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर ई क्या है आपका? ह्रस्व ई है, छोटा ई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा समस्त पद बिल्कुल सही है। अब अधि उपसर्ग आया है, इसलिए हम सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसको करेंगे। अर्थात जो संज्ञा शब्द है हरि, इसमें सप्तमी विभक्ति हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरो। अब अधि का हम क्या कर देंगे? इति। हरो इति। तो इसी प्रकार कोई सा भी शब्द हो, अधिरामम हो, तो हम राम में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और इति लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो आपका है वह है उप। कौन सा है बच्चों? उप है। उप किस अर्थ में होता है? समीप अर्थ में। किस अर्थ में होता है? समीपम अर्थ में।
ठीक है, किस अर्थ में? समीपम अर्थ में। तो अगर बात करते हैं समास की, तो जैसे कि उप कृष्णम, उप कृष्णम। अब बच्चों समीप अर्थ में तो होता है, लेकिन बात करें आपको विभक्ति की, तो इसमें आप षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, चाहे उपकृष्णम हो, उपवनम हो, उपनगरम हो, कोई सा भी शब्द आप का मिल जाता है किसके साथ में? उप के साथ में, तो वहां हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? कृष्णस्य। अब उप का अर्थ क्या है? समीप। ठीक है, तो क्या लगा देंगे? कृष्णस्य समीपम। क्या लगा देंगे बच्चों? कृष्णस्य समीपम। ठीक है, अभी देख लीजिए आपका उप कृष्णम है या उपनगरम है, तो हम लगाएंगे नगरस्य समीपम। ठीक है, क्या लगाएंगे? नगरस्य समीपम। जैसे कि आपका उपवनम है, तो क्या हो जाएगा? वनस्य समीपम। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो आपका उदाहरण है वह है अनु। अनु किस अर्थ में होता है बच्चों? योग्य एवं पश्चात अर्थ में। ठीक है, योग्य अर्थ में भी होता है, पश्चात अर्थ में भी होता है। अब खा तो हमारा योग्य अर्थ में होगा, खा पश्चात अर्थ में होगा, इन दोनों को हम समझेंगे। जैसे कि आपका शब्द है अनुरूपम। ठीक है, अनुरूपम। अब बच्चों जो शब्द आपके रूप में गुण है, कौन कौन से? रूप और गुण, ये दो शब्द हैं, रूप और गुण। इनके साथ में क्या लगेगा? योग्य लगेगा। ठीक है, और विभक्ति कौन सी लगेगी बच्चों? वो आपकी विभक्ति षष्ठी लगने वाली है। ठीक है, कौन सी विभक्ति लगने वाली है? षष्ठी। तो देखिए क्या बन जाएगा? रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। जैसे कि अनुगुणम है तो गुणस्य योग्यम। ठीक है, अब देखिए बाकी जो शब्द है उनके साथ में पश्चात लगेगा। जैसे कि अनुरथम, अनुरथम, तो क्या हो जाएगा? रथस्य पश्चात। क्या बन जाएगा बच्चों? रथस्य पश्चात। ठीक है, रथस्य पश्चात। तो बाकी जो शब्द है उनके साथ पश्चात लगेगा, और रूप और गुण के साथ में क्या लगता है बच्चों? योग्य लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है आपके वह है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग किसमें होता है? अभाव अर्थ में। किस अर्थ में होता है बच्चों? अभाव के अर्थ में। ठीक है, अभाव होता है कमी। ठीक है, अभाव अर्थ में होता है। बात करते हैं तो इसमें विभक्ति षष्ठी होती है, षष्ठी का एक वचन भी होता है और बहुवचन भी हो जाता है, दोनों में से कोई सा भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण है निर्जलम, निर्जलम। ठीक है, निर्जलम, तो क्या बन जाएगा? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो जलस्य, जलस्य अभावे, जलस्य अभाव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? जलस्य अभाव। ठीक है, जैसे निर्मलम है, निर्मलम, मलस्य अभाव या मलानाम अभाव, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा? निर्मलम, मला नाम अभाव। ऐसे ही आपका उदाहरण है निर्मक्षिकम। ठीक है, तो हम इसमें मक्षिकस्य अभाव भी कर सकते हैं और मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव, मक्षिका नाम अभाव भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ये आपके 1 2 3 4 उपसर्ग हो गए। अगला आपका जो पाठ्यक्रम में है वह है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग किस अर्थ में होता है? विवक्षा अर्थ में। विवक्षा का अर्थ होता है आवर्ती। विवक्षा क्या अर्थ होता है बच्चों? आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण की 2 बार आवर्ती होती है। जैसे कि आपका उदाहरण है, समासपद है प्रत्येकम। प्रत्येकम, ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि होगी प्रति प्लस एकम। प्रति प्लस एकम, तो हम प्रथमा विभक्ति में इसकी 2 बार आवर्ती करेंगे। एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। ठीक है, जैसे प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति, प्रतिपलम है तो पलम पलम प्रति। तो इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अगला जो आपका छठा जो उदाहरण है वह है यथा। ये 6 आपके पाठ्यक्रम में है, 1 2 3 4 5 6। अब यथा का अर्थ होता है के अनुसार। किस अर्थ में होता है? के अनुसार अर्थ में। तो हम के अनुसार को क्या लिखते हैं? अंतिम क्रम में। क्या है बच्चों? अंतिम क्रम में। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है? केवल जो संज्ञा पद है उसको पूर्व में लिखना है और यथा का अर्थ लिखना है। तो क्या हो जाएगा? शक्तिम, शक्तिम अंतिम क्रम में। जैसे कि आपका शब्द है यथा बलम, यथा बलम, तो बलम अंतिम क्रम में। तो आपके यथा के साथ में संज्ञा शब्द कोई सा भी जुड़े, इन सब में आपको करना वही है। जैसे कि इसके साथ एक उदाहरण में आपको और बता देता हूं कि एक सह भी अपने आ जाता है। सह का अर्थ होता है सहितम। क्या अर्थ होता है बच्चों? सहितम। ठीक है, सहितम मानी साथ में। इसका प्रयोग बहुत अधिक किताबों में भी आता है, पढ़ने में भी आता है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि सपुत्र है, सपुत्र। ठीक है, सपुत्रम कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति लग जाएगी उसमें। किसमें? पुत्र शब्द में। तो पुत्रेण, और बाकी जो स है इसको सहितम हम लिख देंगे, सहितम। ठीक है बच्चों, जैसे स परिवार है तो परिवारेण सहितम। तो इस प्रकार हम अव्यय भाव को समझेंगे। अगर आदि उपसर्ग आता है तो संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। उप उपसर्ग आता है तो संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अनु उपसर्ग आता है तो षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे, लेकिन रूप और गुण के साथ में योग्य लगाएंगे और बाकी सब संज्ञा के साथ में पश्चात लगाएंगे। निरुपसर्ग आता है तो अभाव अर्थ में होता है, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन व बहुवचन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। प्रति उपसर्ग है आपके तो इसमें विवक्षा अर्थ में होता है, आवर्ती अर्थ में होता है। तो हम प्रथमा विभक्ति की 2 बार आवर्ती करके अंतिम में प्रति लगा देंगे। ठीक है, विभक्ति किस में लगेगी बच्चों? संज्ञा में। ठीक है, यथा, यथा का होता है के अनुसार, तो हम प्रथमा विभक्ति लगा के उसके साथ में अंतिकर में लगा देते हैं। यथा बलम है, यथा शक्ति है, जो भी आपका उदाहरण है। सह तृतीय है, से के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे पुत्रेण सहितम, परिवारेण सहितम, ये चीजें हैं। आप समस्त पद के विषय में आप समझ गए होंगे कि समस्त पद आपका नपुंसकलिंग में होता है, और अगर बाद में आपका दीर्घ स्वर है तो उसका ह्रस्व स्वर हो जाता है। ठीक है, इन सब में आपके कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि होती है बच्चों? अव्यय भाव, वो समास कौन सा होता है? अव्यय भाव समास। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे नदी की बात की थी, है ना? जैसे उप गंगम है तो गंगाया समीपम, है ना? उप यमुनम है तो यमुनाया
समीपम, इस प्रकार के आप बच्चों आज का बिंदु हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले बिंदु के साथ आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।